जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय मैदान के बारे में, यानी कि कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तटीय मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। फिर हम जानेंगे इनसे बहने वाली नदियाँ, यानी कि तटीय मैदानों से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस मैदान का, किस तट के मैदान का कहाँ तक विस्तार पाया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय में हम जानेंगे तटीय मैदानों के विस्तार के बारे में, है ना। तो देखिए, भारत में तटीय मैदानों का जो विस्तार है प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र के तट के मध्य हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि भारत में तटीय मैदानों का विस्तार कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि तटीय मैदानों का जो विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत। अब आप कहेंगे ये प्रायद्वीपीय शब्द का क्या होता है। प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ होता है जो स्थान तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय पठार या फिर प्रायद्वीपीय स्थान कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है, अर्थात भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है? पूर्वी भारत का जो पूर्वी छोर है वहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आप देखेंगे तो अरब सागर है और दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर है। इस प्रकार से भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण की ओर, है ना। हम पढ़ रहे हैं तटों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, है ना, जो तट है प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी और जो आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में इनका निर्माण हुआ है। सीधी सी बात कहे तो, है ना। इसका जो विस्तार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, है ना, घाटों को जो तट हैं उनको क्या कहते हैं? घाट भी कहते हैं। छोटे छोटे नाम इनके अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इनका निर्माण देखेंगे तो देखिए, तटीय मैदान का जो निर्माण है सागरीय तरंगों द्वारा एवं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है। इनका निर्माण कैसे हुआ है? प्रायद्वीपीय जो आपका प्रायद्वीपीय तट और महासागर के बीच में, बंगाल की खाड़ी के बीच में जो तट है उसका निर्माण कैसे हुआ है? हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार से जो नदियाँ बहती हैं, आपको अब नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और इनकी सहायक नदियाँ, है ना। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, मंजीरा, सबरी, वर्धा, इंद्रावती, पूर्णा, फिर वहीं स्वर्णरेखा नदी। तो ये जो नदियाँ हैं इनके द्वारा जो निक्षेप साथ में आए हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो निक्षेप साथ में आए हैं, और साथ ही क्योंकि सागरों से तट लगता है तो उन सागरों के द्वारा जो ज्वार भाटे आते हैं उनके माध्यम से जो भी निक्षेप आते हैं उनके जमने के कारण, उनके निक्षेपों के कारण विशेष रूप से, है ना, किस किस से? तो देखिए, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप और सागरीय तरंगों द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा ही प्रायद्वीपीय पठार के पास में, है ना, पूर्व और पश्चिम में क्या तटों का विस्तार हुआ है, जिन्हें हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। और ये जो तटीय मैदान है, ठीक है, यानी कि भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वीय तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, है ना। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करेंगे पूर्वीय तटीय मैदान से। तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार देखेंगे तो पूर्वीय तटीय मैदान का जो विस्तार है स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अब कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु का आखिरी स्थलीय छोर है कन्याकुमारी। और स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी का नाम सुना होगा अभी आपकी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है ना, और इससे लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है ना। और पूर्वी तटीय मैदान को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसका पूरा विस्तार तो कहाँ से, यदि आपसे कोई पूछे कि पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे स्वर्णरेखा नदी से लेकर कश्मीर, है ना, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर भी है वैसे, यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें। और यदि हम जलीय सीमा की बात करें तो अपने
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिग्मेलियन पॉइंट का नाम सुना होगा, वो भारत का जलीय स्थलीय पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है उत्कल तट, है ना। उत्कल तट का विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार ओडिशा में स्वर्णरेखा नदी से लेकर महानदी तक पाया जाता है। तो सबसे पहले जो पूर्वी तट का जो एक विस्तार है, सबसे पहले उसको कहा जाता है उत्कल तट, और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो स्वर्णरेखा नदी से लेकर महानदी तक। स्वर्णरेखा महानदी को क्या है, उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी को। आगे देखिए, उत्कल तट पर पूर्वी नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। सीधी सी बात है, जो भी नदियां पूरब की ओर बहती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। आगे देखिए, इस तट पर लगभग 75 किलोमीटर लंबी चिलिका झील पाई जाती है। लगभग की बात चल रही है, एक्यूरेट नहीं है। 75 किलोमीटर के आसपास चिलिका झील है, जो कि खारे पानी की एक लेगून झील है। लेगून झील क्या होती है, जो समुद्र से टच होती है, मतलब ऐसी झील जिसमें समुद्र का जल आके भर जाता है, ठीक है, वो क्या रहती है, लेगून झील होती है। और ये खारे पानी की लेगून झील है, याद रखिएगा। दूसरा है, ये हम पढ़ रहे हैं पूर्वी तट का विस्तार। दूसरा है उसी का उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो इस तट का जो विस्तार है वो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में महानदी एवं कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच पाया जाता है। सबसे पहले हमने पहले वाला जो तट देखा उसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर महानदी तक था। अब उत्तरी सरकार तट है, तो उत्तरी सरकार तट का जो विस्तार है वो महानदी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक पाया जाता है। याद रखिएगा, ज्योग्राफी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे देखिए, इसी तट पर गोदावरी, है ना, गोदावरी नदी भी अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यदि आप भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो क्या है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। एक्यूरेट के आसपास बात कर रहे हैं। वहीं आपकी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है ना। और ये कहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी, ये बहुत सारे स्टेट में ये बहती है। और ये निकलती कहाँ से है गोदावरी नदी, तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, और ये डेल्टा बनाती है पूर्वी तट में। याद रखिए, तीसरा है आपका कोरोमंडल तट। तीसरा क्या है, कोरोमंडल तट, और ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कहाँ से, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। आगे देखिए, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून, है ना। सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले मानसून में से कहाँ पे आता है, पश्चिमी तट पर आता है। लेकिन जब लौटता है मानसून तब कहाँ पे वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होती है किसको, कोरोमंडल तट को। आपको पता होगा तमिलनाडु के कुछ भागों में वर्षा होती है, तो वो उत्तर पूर्वी मानसून से ही वर्षा होती है। और वो कोरोमंडल तट, मेनली उस जगह का नाम है कोरोमंडल तट। आगे देखिएगा, कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकटी झील भी पाई जाती है ना। कहाँ पाई जाती है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है। और तमिलनाडु में ही किस तट पर, कोरोमंडल तट पर कावेरी नदी अपना डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। कावेरी नदी, एक बात और याद रखिए, अधिकांश दक्षिण भारत की नदियाँ गर्मी के समय में सूख जाती हैं, लेकिन जो कावेरी नदी है वो सूखती नहीं है। क्यों, क्योंकि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो पठारों से निकलती हैं, है ना, और वो कहती है गर्मी आने तक उनका जो जल है वो सूख जाता है। लेकिन कावेरी नदी को ये उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त होता है। जब इसे जल प्राप्त होता है तो ये हमेशा हरी भरी रहती है, इसके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई होती रहती है। इसीलिए कावेरी नदी को बहुत ज़्यादा स्थान दिया जाता है तमिलनाडु में सिंचाई के दृष्टिकोण से। याद रखिएगा, ये था हमारे पूर्वी तट का विस्तार। हम लोगों ने जाना कहाँ, इसको किस नाम से जाना जाता है। इसी का भाग है उत्तरी सरकार तट, इसको उड़ीसा में कहा जाता है। कोरोमंडल तट इसको कहाँ पे कहा जाता है, तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में, है ना, और लास्ट में हम लोग मैपिंग भी करेंगे। आगे देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान में
यह गुजरात के कच्छ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये दोनों ही तट कहाँ के मिलते हैं? पूर्वी तट और पश्चिमी तट कहाँ आके मिल जाते हैं? ये मिलते हैं कश्मीर नहीं, कन्याकुमारी में। ठीक है, कश्मीर सबसे उत्तरी भाग है और कन्याकुमारी सबसे लास्ट भाग है, इसीलिए कन्याकुमारी में आके दोनों तट मिल जाते हैं। आगे देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। जिस तरीके से पूर्वी तट की मैदान को 3 भागों में बांटा गया था, अब पश्चिमी जो तट है वो थोड़ा बड़ा है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, लगभग 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट की लंबाई है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तट भी ज़्यादा पाए जाते होंगे। तो यहाँ पे कुल 4 तट पाए जाते हैं, जिनमें पहला है गुजरात का तटीय मैदान। गुजरात का आप सबको पता होगा, भारत के जो 9 राज्य हैं उनकी सीमा किससे लगती है? तट से लगती है। और सबसे ज़्यादा जलीय सीमा किस राज्य की लगती है 9 राज्यों में? तो वो है गुजरात। तो गुजरात के जो तट हैं उनको कहा जाता है गुजरातीय तटीय मैदान। गुजरात के जो तट हैं उनको तटीय मैदान का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद है कोंकण तट, फिर तीसरा है कन्नड़ तट और फोर्थ है मालाबार तट, है ना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम गुजरात के तटीय मैदान से, है ना। तो ये गुजरात का तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व में स्थित है। अब आपने कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बारे में सुना होगा। अलियाबेट और खलियाबेट द्वीप है, उनके बारे में सुना होगा। हम द्वीपों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये जो सौराष्ट्र के से कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कच्छ से सौराष्ट्र तक स्थित है। और ये गुजरात के तटीय मैदान में माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपना मुहाना बनाती हैं। एक बात और याद रखिए, पश्चिमी तट में बहने वाली नदियाँ कभी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये हमेशा ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं, यानी कि बहुत स्पीड से जाती हैं, बहुत ऊंचाई से गिरती हैं और डायरेक्टली अरब सागर में गिर जाती हैं। जबकि आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की तुलना करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, वो फैल जाती हैं लास्ट में, याद रखिएगा। और माही नदी याद रखिएगा, माही नदी, साबरमती नदी, गुजरात में मोस्ट इम्पोर्टेंट साबरमती, और नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश और जो आपका छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, याद रखिएगा। आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और एक एक चीज़ टू द पॉइंट पढ़िए, ताकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी आ जाए, आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दूसरा है आपका कोंकण तट। कोंकण तट ये क्या है? ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो विस्तार है, दमन द्वीप का नाम सुना होगा आपने। दमन द्वीप महाराष्ट्र के पास पाया जाता है, दमन द्वीप। इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा महाराष्ट्र तक विस्तृत है। सीधी सी बात याद रखिए, गोवा, महाराष्ट्र और दमन द्वीप तक किस तट का विस्तार है? तो कोंकण तट का विस्तार है। और इस तट पर साल और सागौन के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। किस किस के वृक्षों की? साल और सागौन के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, याद रखिएगा। तीसरा है आपका कन्नड़ तट। क्या नाम है? कन्नड़ तट, और इसे कैनरा तट के नाम से भी जाना जाता है। कैनरा तट के नाम से भी, विशेष रूप से इस विभाग की स्थानीय भाषा है कैनरा के नाम से, स्थानीय भाषा में इसको जाना जाता है। और इसका विस्तार गोवा से मंगलुरु तक विस्तृत है। कहाँ से? गोवा से लेकर मंगलुरु तक विस्तृत है। एक बात और याद रखिए, गोवा पूरे भारत में समान जो आपने नागरिक संहिता है वो कहाँ पे किस राज्य में है? तो गोवा में ही है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इस तट पर सुपारी, नारियल और मसाले आदि की खेती की जाती है। अब आपको ये तो पता होगा कि जो पश्चिमी घाट है उसमें सबसे ज़्यादा मसालों की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा बागानी कृषि कहाँ की जाती है भारत में? तो पश्चिमी घाट पर, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे इस तरीके की फसलों का विकास बहुत अच्छे से होता है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मालाबार तट। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये मंगलुरु से कन्याकुमारी यानी कि कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। और मालाबार तट पर लेगून झील भी पाए जाते हैं। लेगून झील क्या होते हैं? लेगून झील इन्हें कयाल भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। वे झील जो समुद्र से टच हो, समुद्र का पानी किसी स्थान पर आके भर गया हो, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है पूर्ण रूप से, तो वहाँ पे एक झील का विकास हो जाता है, उन्हें कहते हैं लेगून झील। ठीक है। और केरल के
पुन्नामला कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी एक दौड़ होती है जिसे वहाँ पे बल्लामकली स्थानीय भाषा में जो नौका दौड़ है उसका आयोजन किया जाता है। और भारत की स्थलीय सीमा में केरल, अब आपको पता होगा कि केरल में मालाबार तट पर सबसे पहले मानसून आता है। अब सबसे पहले मानसून कहाँ जाता है? आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपने क्लाइमेटोलॉजी जरूर पढ़ी होगी और आपने ये भी पढ़ा होगा कि मानसून सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, लेकिन वो भारत का द्वीप समूह है। जबकि आप स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर, जो कि केरल में आता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे मैप के माध्यम से तटों के बारे में। देखिए ये भारत का मैप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पूर्वी घाट की। तो देखिए पूर्वी घाट, ये स्वर्णरेखा नदी से शुरुआत होती है ना पूर्वी घाट के उत्कल तट की। तो ये देखिए स्वर्णरेखा नदी आ रही है पश्चिम बंगाल उड़ीसा में। तो ये इसका विस्तार यहाँ तक पाया जाता है, कहाँ तक? महानदी तक, है ना। और ये उत्कल तट का विस्तार है, ये इनका मुहाना है स्वर्णरेखा नदी का। फिर इसके बाद ये महानदी आ जाती है, यहीं पे चिलिका झील है जो लेगून झील है, खारे पानी की झील है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा उत्तरी सरकार तट, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक। अब कृष्णा नदी तक कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो कृष्णा नदी तक आ जाता है आपका सबसे पहले तो उड़ीसा का कुछ भाग आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। और गोदावरी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो उत्तरी सरकार तट पर कृष्णा नदी। फिर इसके बाद आ जाएगा कोरोमंडल तट, ये आपका तमिलनाडु के भाग में पाया जाता है। ये आपका सबसे दक्षिण में दोनों स्थल मिल जाते हैं आपके तमिलनाडु और केरल। पश्चिम में केरल है, पूर्व में तमिलनाडु है, दोनों मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी का नाम सुना होगा हमने। दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी पहाड़ियों के बारे में बताया है। कोरोमंडल तट, इससे वर्षा कब होती है? देखिए जब लौटता है मानसून तो वर्षा कैसे होती है? देखिए जाता है तो इस साइड वर्षा होती है। एक मिनट, जब मानसून जाता है तो देखिए यहाँ से इस साइड से वर्षा होती है और इस तरीके से निकल जाता है। और ये हमारा बांग्लादेश के ठीक ऊपर है मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आप सबको पता होगा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी मानेसराम में, और अब वो स्थान बदल चुका है। फिर लौटता है मानसून तो इस तरीके से यहाँ इधर से लौटता है बंगाल की खाड़ी वाले तरफ से। तो ठीक आपका ये कोरोमंडल तट है, यहाँ पे आके वर्षा कर देता है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है गुजरात से, जो कि यहाँ पे है। गुजरात से ये आपकी माही नदी है, ठीक है, ये राजस्थान से होती हुई आती है माही नदी। और फिर इसके बाद ये नर्मदा है, नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से होती हुई आती है। फिर इसकी सहायक नदी है ताप्ती नदी। ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्थान है ऐसा, ये कच्छ का रण है, ये दलदलीय क्षेत्र है। कच्छ के रण में यहाँ पे गिरी की पहाड़ियाँ हैं और बहुत सारे गधे पाए जाते हैं। आपको पता होगा गधे, खराई, ऊंट, ये सब कच्छ के रण में ही पाए जाते हैं। एशियाई शेर, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सब गुजरात में पाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है कि कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं? गधे पाए जाते हैं। और ये गुजरात का तटीय मैदान है, ये पूरी गुजरात की सीमा इस तरीके से लग रही है। 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा 9 राज्यों में से जो तटीय सीमा किसी राज्य की लगती है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात का आकार ही कुछ ऐसा है, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा है कोंकण तट। कोंकण तट ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे नासिक है ना। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से यहाँ से निकलेगी आपकी गोदावरी नदी और यहाँ आके उत्तरी सरकार तट पर अपना डेल्टा बना देगी। कोंकण तट। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका कन्नड़ तट, ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका कर्नाटक में आता है कन्नड़ तट। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका ये मालाबार तट, ये दोनों आके मिल जाते हैं यहाँ पे। मालाबार तट है आपका, और मालाबार तट पे सबसे पहले वर्षा होती है। एक मालाबार तट पड़ता है आपका स्पेशली केरल में। ये आपके तट हैं, आपको दिखा दिए गए हैं। अब आप देखिए एक बात और देखिए ये दोनों तरफ, ये पूर्वी तट है, पूर्वी घाट तटीय मैदान, और ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये दोनों यहाँ के मिल जाते हैं। और यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ियों का विकास होता है। जब ये यहाँ के पठारी क्षेत्र यहाँ के मिलते हैं आके, तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ का नाम सुना होगा आपने। नीलगिरी की पहाड़ी सुना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोतापिट्टा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोतापिट्टा, और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, याद रखिएगा। कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ पे बहुत सा हमने, क्योंकि आपको प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी पठार थे, पहाड़ियाँ
थी। यहाँ आंध्र प्रदेश में जावड़ी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर तमिलनाडु आ जाएगा आपका, जो जावड़ी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल तट के ठीक उत्तर जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको कहा जाता है। जबकि आपका आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आती हैं, पालकोंडा, बेलीकोंडा, शेषमलाई, ये पाई जाती हैं आपकी आंध्र प्रदेश में। जावड़ी और सेबराय, पंचमलाई और सिरुमलाई ये पाई जाती हैं आपकी तमिलनाडु में। एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों विनती है आपसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।